आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 अब डिस्कस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट का? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसका मॉड्यूल नंबर 2 हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है भाई, तो पहले सिलेबस जाओ और देख लो। उसके बाद इस चीज़ को देखना, तब आपको जो है पता चलेगा कि क्या क्या जो है आपको इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले जानना है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी कंपोजिशंस होते हैं हमारे, उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से। जो भी रिलेशंस, मान लो कि कोई कंपनी है ना, तो कोई भी कंपनी के बीच में क्या रिलेशंस बनते हैं, है ना, दोनों पार्टीज़ के बीच में किस तरीके का डिवीज़न होना चाहिए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए, ये सभी काम जो करने के जो तरीका होती है उसी को जो है रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग का मेन बेनिफिट आपका ये होता है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और प्रॉफिट ज़्यादा प्राप्त करना। देखो, अब मान लो कि मैंने एक कंपनी खोला एमआरएस स्टडी, ठीक, मैंने एक कंपनी खोला एमआरएस स्टडी। तो इस एमआरएस स्टडी कंपनी में मैंने जो है 3 तरीके का बाइसेक्ट किया। कितने तरीके का बाइसेक्ट किया? 3 तरीके से। पहला बाइसेक्ट किया कि एक पब्लिशिंग हाउस उसके अंदर बना दिया, जो क्या करेगा, नोट्स बनाएगा, बुक बनाएगा और मार्केट तक पहुंचाएगा, या ऑनलाइन जैसे वो बुक बनाए या नोट्स बनाए, ठीक है, जो कि पब्लिश करेगा। तो ये पब्लिशिंग का काम जो है हमारा यहाँ पे हो गया। उसके अलावा दूसरा जो है, ये इसको बना दिए कि भाई ऐप बना दिए हैं, और दूसरा जो सेक्शन है वो ऐप को मैनेज करने का। पहला सेक्शन पब्लिशिंग यानी नोट्स वगैरह बनाने का, पीपीटी बनाने का, बुक बनाने का काम है। दूसरा ऐप को मेंटेन करेगा, ऐप पे कब क्लास अपलोड करनी है, कब क्लास अपलोड नहीं करनी है, कब ऐप पे क्लास लेनी है लाइव, ये सारी मैनेज करेगा दूसरा डिपार्टमेंट। और एक और डिपार्टमेंट बना देंगे जिसमें क्या करेंगे कि जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हमारी आती है उसको जो है मैनेज करेगा। तो और यूट्यूब पे जो भी फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे उसको जो है अलग मैनेज करने वाले लोग होंगे। तो इसको जो है एक प्रॉपर तरीके से क्या किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया। अब जब इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया तो ये तीनों का अलग अलग काम है। अब जो नोट्स बना रहा है या जो बुक बना रहा है या जो पब्लिशिंग हाउस का काम है, उसको बोल दिया जाए कि जाओ आप यूट्यूब को संभालो, और यूट्यूब जो संभाल रहा है उसको बोल दिया कि पब्लिशिंग हाउस को संभालो। तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसको भी जिस काम के लिए रिक्रूट किया गया है वो उसी काम के लिए बेस्ड हो सकता है। एक ही इंसान को 10 काम आप नहीं दे सकते हैं एट ए टाइम। हाँ, एक ही इंसान को 10 अलग अलग टाइम में आप अलग अलग टाइम के अनुसार काम करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी वो जिस काम में परफेक्ट रहेगा उसी काम को वो बेटर तरीके से करेगा। बाकी काम को खाना पूर्ति के जैसा पूरा तो कर सकता है, लेकिन जो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा रीस्ट्रक्चरिंग है ये हमारा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन सेड एक्सेस कैपेसिटी और वर्कमैन एंड बिकम मोर लीन एंड एगल। ज़्यादा लीन मतलब लचीलापन हो, ताकि लोग उसमें काम करने के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशंस है उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट किए जा सके, और भी कई सारे स्ट्रैटेजी जिसके लिए जो है रीस्ट्रक्चरिंग जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट द रीस्ट्रक्चरिंग कैन ऑल्सो बी रिस्क एंड लीड टू जॉब लॉसेज, डिक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल्स एंड अदर नेगेटिव consequences. As such, it should be undertaken only after careful consideration and planning. अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग और कंसिड्रेशन नहीं करेंगे तो कई सारे लोगों का जॉब छीन सकता है ना, कई सारे एम्प्लॉय का मोरल जो है डाउन हो सकता है, निगेटिव थॉट्स जो है एम्प्लॉय के माइंड में आ जाएंगे। तो ये जो है क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उन सभी को जो है ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज
किया जाता है। हाउ डू यू रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है? देयर इज़ नो वन साइज फिट ऑल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में हर किसी का अलग अलग जवाब सोच सकते हैं, है ना। वो अपने बिजनेसेस और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो है बताया जाता है। जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है इसमें कंपनीज में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर ये चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि वो किस तरीके के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाह रही है ना। However, some tips on how to restructuring include, कैसे होता है ये जो है इंक्लूड करता है टेकिंग होलिस्टिक डाटा ड्राइवन अप्रोच, क्रिएट क्लियर विजन्स, अ स्ट्रेटजी फॉर डिपार्टमेंट्स, इंगेजिंग एम्प्लॉय इन द प्रोसेस। मतलब हॉलिस्टिक होने चाहिए, मतलब जब छुट्टी का समय मान लीजिए दशहरा आया, दिवाली आया, तो कोई रिलीजियस रिलेटेड कोई पर्व आए तो उसमें बीच में आपको क्या होना चाहिए, छुट्टी भी मिलना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं मिल रहा है तो क्या वो काम करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, उसके दिमाग में बैसा रहेगा कि यार हम तो इस बार घर नहीं गए, इस बार पता ना सब घर पे कैसे रह रहा होगा, कैसा काम कर रहा होगा, हमको तो मन ही नहीं लग रहा है, तो डिमोटिवेट होगा। उसी तरीके से मान लो कि जो भी डाटा प्राप्त हो रहे हैं, मान लो कि कोई अच्छा काम कर रहा है, अब उसको वो अच्छा काम अपने तरफ से कर रहा है, आप उसको मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो, उसको अप्रिसिएट ही नहीं कर रहे हो, तो जब तक अप्रिसिएट नहीं करोगे तो 2 बार 3 बार 4 बार करेगा अपने मन से काम और फिर कहेगा कि भाई अब तो रहन दे, अब हम आगे काम इससे रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ क्लियर विजन होना चाहिए कि हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, और सभी एम्प्लॉय को उसमें क्या करना चाहिए, इंगेज्ड होना चाहिए। When restructuring a company human resource department, it is important to take a holistic data driven approach. This means looking at all aspects of departments and analyze how it can be improved. This may include reviewing the department's structures, its processes and procedures, if staffing level and its budget. जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है यानी HR डिपार्टमेंट जो होता है, ये जब रीस्ट्रक्चरिंग होता है किसी भी कंपनी का, तो उस कंडीशन में जो डाटा प्राप्त किए गए हैं उस डाटा को और जो होलिस्टिक वर्क्स हैं उसको जो है बेहतर तरीके से क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि हम ये पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग पहले काम कर रहे थे और आने वाले समय में हम कितना लोगों को उस डिपार्टमेंट में काम जो है सौंप सकते हैं। अगर आप बेटर एनालिसिस कर लेते हैं तो आपकी कंपनी जो है रफ्तार से आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारे पास बजट कितना है। ये ना कि रीस्ट्रक्चरिंग तो कर दिए, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट तो डिवाइड कर दिए, लेकिन पता चला कि डिवाइड करने के बाद 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे बना दिए जिसका हमारे पास कोई फंड ही नहीं है, तो भाई वो दिक्कत हो जाएगा। Once data has been collected, it is important to create clear vision. जैसे ही डाटा मिल जाए तो एक क्लियर विज़न होना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास यानी HR डिपार्टमेंट के पास। दिस शुड इंक्लूड स्पेसिफिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कि क्या हमें आने वाले समय में अचीव करना है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट vision and strategy are aligned with overall vision and strategy of company। किस तरीके से काम करना है ताकि गोल को प्राप्त किया जा सके, वो विजन जो है क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए जो HR डिपार्टमेंट्स है उसके पास। फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंगेज एम्प्लॉय इन द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। और जब कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो उसमें एम्प्लॉय तो काम करेंगे ही ना। अगर काम ही नहीं एम्प्लॉय करना चाहेगा और ये स्ट्रक्चर हो जाए तो कोई काम ही नहीं करेगा तो क्या वो बेनिफिट होगा, डिपार्टमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे अभी आप 2023 में आप न्यूज़ सुने होंगे, ऐसे आप पहले से भी सुन रहे होंगे, लेकिन 2023 में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो गया कि AKU जो यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, इसका जो है नाम बदल के क्या कर दिया गया, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है। और आपका
1 अप्रैल 2023 को बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वेबसाइट भी जो है, ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। तो अब मान लो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, है ना। तो ये जब अलग बनाया गया आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो इसमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी प्रॉपर प्लानिंग किया गया होगा बनाने के लिए, है ना। इसके लिए डाटा कलेक्ट किए गए होंगे कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस को मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं। तो इन डाटा को कलेक्ट करने के बाद ही जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक बनाया गया, और उसके बाद उसे अचीव करने के लिए लोगों को उसमें काम करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ख्याल रखना है। हाउ डू यू बिल्ड अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो बिल्ड करने के लिए हम लोगों के पास एक क्लियर विजन्स होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग का। साथ ही साथ रीस्ट्रक्चरिंग को जो है बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिकेशंस स्किल्स और कंसल्टेशंस आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉय को भी मैनेज करना होगा ताकि वो काम कर सके, और एग्जिस्टिंग प्लान भी आपका होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे बाहर किया जाए या कैसे बाहर से लाया जाए। इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखना रहता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट की बात किया जाए तो रिक्रूटमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें पता लगाना और हायर करना किसको, बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो अच्छे से क्वालिफाइड है। मान लो कि आप बोलते हो ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है क्या है, वैकेंसीज आया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम क्या चाहिए, गेट क्वालिफाइड विद एमटेक, है ना। एमटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आप एमटेक के बाद पीएचडी किए हुए हैं तो और फिर आपको प्रेफरेंसेस मिलते हैं। उसी तरीके से लेक्चरर के लिए मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए, आपके पास बीटेक होना चाहिए, बीटेक क्वालिफाइड होने चाहिए, है ना। और आपका जो है बीटेक क्वालिफाइड होने के बाद अगर आप गेट का एग्ज़ाम दिए हैं और गेट में आपका अच्छा खासा नंबर है तो आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रीफ्रेंस मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। फिर लैब असिस्टेंट आते हैं तो उसके लिए भी बीटेक, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो बीटेक, और डिप्लोमा कॉलेज में जा रहे हैं तो मिनिमम डिप्लोमा लैबोरेटरी के होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफ़िकेशंस होते हैं। तो उसके बेसिस पे पता लगाना और उसको हायर करना, उसको सिलेक्ट करना, यही जो है रिक्रूटमेंट कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना कि एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट आया। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, उसमें बताया गया कि आप अगर इस क्वालिफ़िकेशंस को रखते हैं, यानी एक आप इतना क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे तो हम आपको जो है सिलेक्ट करेंगे। तो पहले रिक्रूटमेंट नोटिस आती है, उसके बाद जो भी प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस बताए जाते हैं, और उसके बाद जो है सिलेक्शन किया जाता है। सोर्सेज एंड मेथड की बात किया जाए रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट जो है दो तरीके से का सोर्स होता है हमारा, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। सोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, प्रमोशंस, ये जो है हमारा सोर्सेज जो है ये इटसेल्फ होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। टू फिल अ पोजीशन इज़ नोन एज इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। मतलब ट्रांसफ़र होना, प्रमोट करना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, विद इन होता है, तो रिक्रूटमेंट का वो सोर्सेज हो गया। अब रिक्रूटमेंट की बात किया जाए एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे आउट सोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में जो है कहा जाता है। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं सोर्सेज वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट दे कैन नॉट बी यूज टू फिल एवरी वैकेंसीज। लेकिन जो इंटरनल जो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट का,
उससे सारी वैकेंसीज नहीं भरती है, इसलिए जो है एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद से क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली जाती है। हम आप जैसे लोग उस फॉर्म को भरते हैं और उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स होता है उसको फॉलो करते हैं और देन फाइनली हम लोगों को क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है ना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो है आपको आपका ट्रांसफ़र आ जाएगा, प्रमोशन आ जाएंगे, रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय आ जाएगा, रिटायर्ड और रिट्रेच्ड एम्प्लॉय आ जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बात किया जाए तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपका एम्प्लॉय एट फैक्ट्री लेवल, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी जो है हमारे आ जाएंगे। साथ ही साथ रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, ये सभी जो है गार्ड वगैरह का जो होता है, तो ये सभी जो है हमारे इसके अंतर्गत जो है आते हैं। डिटेल में आप जो है नोट्स में आप देख सकते हो, उतना डिटेल अगर आपको आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपको जो है बोल दिया जाए कि आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताओ या फिर आप जो है बताओ एडवर्टीज़मेंट के बारे में, तो एडवर्टीज़मेंट के बारे में आप क्या बताओगे कि ये एक एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जिसमें जो है एक नोटिस निकाला जाता है जिसमें आपका वाइड एरिया जो है मार्केट का जो है कवर करता है और कई सारे एप्लीकेंट उस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ने के बाद जो है फॉर्म भरते हैं, है ना। तो एडवर्टीज़मेंट जो है हमारा न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या हमारे जैसे लोग जो ऑनलाइन आप लोगों को यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं वो आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। कई बार हम लोगों को जो है एज ए स्पॉन्सर्स भी मिलता है कि आप हमारे बारे में बताइए ताकि लोग हमारे पास आकर काम करें। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको खुद से पढ़ने होंगे। जो मेन टॉपिक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। पर्पस और इम्पोर्टेंस की बात किया जाए रिक्रूटमेंट का, तो रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस होता है या इम्पॉर्टेंस होता है अट्रैक्ट एंड इंगेज मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करें और इंगेज रहें कैंडिडेट को, इसलिए जो है ये जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं। क्रिएट अ टैलेंट पूल ऑफ कैंडिडेट टू इनेबल द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए जो है टैलेंट पूल जो है क्रिएट करना पड़ता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू जो है लिया जाता है। ओके, तो अभी तक आपने अगर इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड आपके दोस्त वगैरह नहीं किए हैं तो अपने दोस्त वगैरह को बोलिए डाउनलोड करने के लिए, और इस चैनल यानी MRS स्टडी जो हमारी चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंस या पर्पसेस है वो है हमारा डिटरमाइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगा उसको डिटरमाइन करना। चौथा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है लिंक करना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स विद एम्प्लॉयज़ के साथ ही साथ जो पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स है जो एट मिनिमम कॉस्ट पे उसको इंक्रीज़ करना। जो भी सक्सेस रेट है सिलेक्शन प्रोसेस का बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ विजिबली अंडर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स, उसको जो है प्रॉपर तरीके से क्या करना, इंक्रीज़ करना और उसके रेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस को बेहतर तरीके से मैनेज करना। जो प्रोबेबिलिटी होते हैं जॉब एप्लीकेंट्स के कि रिक्रूटेड और सिलेक्टेड का, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करना, रिड्यूस करना, ताकि ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या हो सके, सिलेक्ट किए जा सकें। मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ इट्स वर्कफोर्स के लिए जो है लोगों को ज़रूरत होगी, तो उसमें अगर कोई लीगल या सोशल ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में एक बेटर रूल्स वगैरह जो है होने चाहिए। बिगिन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स। तो डियर देखो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आपको जो है आपके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है तो क्या आपको सिलेक्ट किया जाएगा?
आप रिक्रूटमेंट जो नोटिस आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएंगे, क्या आप उसको देख पाओगे? मतलब देख तो लोगे, लेकिन उसके लिए आप अप्लाई नहीं करोगे। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस एंड वेरियस रिक्रूटमेंट टेक्निक्स, और भी कई सारे रिक्रूटमेंट टेक्निक्स होते हैं। अलग अलग सोर्स ऑफ जॉब अप्लीकेंट्स जो है हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बात किया जाए सिलेक्शंस की, तो सिलेक्शन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो है कैंडिडेट को जो है क्या किया जाता है, पिक किया जाता है। हायर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, रिक्रूटमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट दिए। एडवर्टाइजमेंट के बाद फॉर्म आया, फॉर्म में एग्ज़ाम लिए गए। अब जब एग्ज़ाम ले लिए गए, है ना, तो एग्ज़ाम ले लिए गए तो उसका जो है रिज़ल्ट दिया जाता है। एग्ज़ाम में अगर 1 करोड़ कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं तो जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में कितने लोगों का आता है? रिज़ल्ट आता है 3000 का या 4000 का, यानी 1 करोड़ पे 3000 4000 कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब इन 3-4 हज़ार को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसमें भी कई बार जो है प्रोसेस होते हैं कि इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम आपको जो है सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें और भी ज़्यादा एकदम जो क्रीम लेयर, एकदम क्रीमी कैंडिडेट होते हैं, जो एकदम पोटेंशियल होते हैं काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उन्हीं लोगों का जो है यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन किया जाता है। बात किया जाए स्टेप, प्रोसेस और मेथड ऑफ सिलेक्शंस का, तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होते हैं जिसकी मदद से जो है क्या किया जाता है, कैंडिडेट को से इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे उनको क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाई जो है माना जाता है। उसके अलावा सिलेक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे रिटेन एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, या कई बार जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, या कई बार सिर्फ स्किल टेस्ट होते हैं। तो अलग अलग सिलेक्शन टेस्ट जो है लिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी जो है कई बार लिया जाता है। मान लो कि आपका जो है सिलेक्शन तो किसी कंपनी में जॉब, आपको मान लो कि मैनेजर के तौर पे हो गया, आप 1 साल जो है काम कर लिए, ठीक, 1 साल जो है आप जब काम कर लिए तो उसके बाद आपकी जो है परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अगेन आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जनरली उसी को बोला जाता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सिलेक्शन डिविजन्स चेक किए जाते हैं। फिर साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशंस भी कई बार होते हैं, जैसे बिहार पुलिस का जॉब ले लो, है ना, बिहार पुलिस का जो जॉब होता है इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिस आते हैं, उसके बाद सब फॉर्म वगैरह भर देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके मदद से जो है बिहार पुलिस में सिलेक्शंस होता है। और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। कई बार जो है जॉब ऑफर्स किए जाते हैं, आपको जो है अगर आपके अंदर क्वालिफ़िकेशन है तो आपको कोई फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास रिकमेंडेशन एक तरीके से कह सकते हो कि आ जाता है, एक ऑफ़र लेटर आ जाता है कि हाँ भाई आप इस तरीके से काम करो, ठीक है। या फिर आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम बेसिस पे है तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात किया जाए सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की, तो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मेनली इंक्लूड करता है, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे फाइंडिंग, हायरिंग, रिटायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, क्लियर डिफिनेशंस ऑफ जॉब क्वालिफिकेशन, अलाउ ईजियर identification of potential candidate. Recruitment consist of attracting capable individuals, जो individuals होते हैं उसको क्या किए जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करने का जो है काम किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, आउटसोर्सिंग या इंटरनेट के माध्यम से जो है उसको जो है चेक किया जाता है, उसकी पोटेंशियल, और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। सिलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें होता है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशंस है वो चेक किया जाए, इंटरव्यू, बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंस टेस्ट वगैरह जो है किए जाते हैं, ताकि एक बेस्ट कैंडिडेट को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए किसी भी कंपनी के लिए, और उसको इवैल्यूएट करना, उसको मैनेज करना, और अगर कोई काम करने आया तो उसको बेटर सैलरी भी दिया जाए। अगर बेटर सैलरी, अगर कोई काम करने आया उसको सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा है तो क्या उस कंपनी में वो काम करेगा, नहीं काम करेगा, कहेगा यार जब सैलरी ही हमको नहीं दे रहा है तो हम काम क्यों करें, जब सैलरी ही नहीं मिल रहा है तो काम क्यों करें, तो सैलरी भी ज़रूरी है। ओके,
अब बात किया जाए डिफरेंसेस की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर बात किया जाए रिक्रूटमेंट में, तो रिक्रूटमेंट जो है ये प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इंगेजिंग पर्सपेक्टिव को जो है देखते हुए जो है एम्प्लॉय को जॉब के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, जो राइट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। रिक्रूटमेंट में जो है ये एक पॉजिटिव अप्रोच है ताकि कैंडिडेट जो है अट्रैक्ट हो सके उस जो भी एडवर्टीजमेंट में वैकेंसीज के बारे में बताई गई है उसके प्रति। और जब जो सिलेक्शंस होते हैं ये क्या होता है, एक निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एप्लीकेंट को क्या किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट होते हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे बोला जाता है कि सिलेक्शन जो है एक निगेटिव अप्रोच है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है ये पॉजिटिव अप्रोच है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नोटिस निकाला जाता है, लेकिन सिलेक्शन में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अनुसार के दौरान जो फॉर्म भर लिए हैं, है ना, तो उसको क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है कि भाई हमको तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, हम और भी तुमसे बेटर कैंडिडेट को जो है लेना चाहते हैं। बात किया जाए रिक्रूटमेंट का बेसिक पर्पस, तो रिक्रूटमेंट का बेसिक पर्पस होता है कि क्रिएट टैलेंट पूल कैंडिडेट, ताकि सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सके। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स है इसमें राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी के लिए वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। जो रिक्रूटमेंट होता है इसमें जो सोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इसमें यूज किए जाते हैं, है ना, टैपिंग किया जाता है। और जो सिलेक्शंस होता है इसमें जो सूटेबल कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू या टेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। जो रिक्रूटमेंट है इसमें किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं किए जाते हैं, बट सिलेक्शन में जैसे ही रिजल्ट आपका आ जाता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं कि भाई हम जो है आपके साथ काम करेंगे और हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हम आपको छोड़कर जाते हैं तो आप हम पे इतना फ़ाइन लगा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप इतना साल तक आप हमारे साथ काम करिए और उसके बाद आप कहाँ जाइएगा, हम उसके बारे में आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछेंगे। जैसे अभी जो है आप जो है 2022 से बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है आपका चल रहा है अग्निवीर, है ना। जो भी फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें क्या हो रहा है, अग्निवीर, है ना। ये अग्निवीर एक प्लान बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि आपको जो है 4 साल तक तो जॉब रखा जाएगा, है ना। जॉब पे आपको कितने साल तक रखेंगे जाएंगे, यानी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा 4 साल का, है ना। 4 साल आप काम कीजिए, उसके बाद आप कहाँ जाइएगा उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। आप अपना बिजनेस खोलिए, बिजनेस खोलना है बिजनेस खोलिए, आपको और दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। डेट्स योर मैटर, ये आपकी है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप बात किया जाए तो 17 साल से स्टार्ट है और 4 साल यानी 21 या मैक्सिमम मानकर चलो 23 साल तक या 25 साल तक, तो 28 साल तक मैक्सिमम। कई सारे फॉर्म होते हैं जिसमें 25 साल तक जो है यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं बढ़ने का, तो यहाँ पे 3 साल उनके पास टाइम है। आप 3 साल में और कोई जॉब वैकेंसीज़ वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। आई होप कि आज का जो सेशंस है मॉड्यूल 2 ये आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके जो है बेस्ट सॉल्यूशन जो है आप लोगों को जो है दिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं MRS स्टडी को, तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।